गरीब की बेटी के लिए आया करोड़पति घर से रिश्ता। अरे भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा सा परिवार बड़ा है तो क्या, अपनों के ही बीच तो प्यार होता है, क्यों बहन? सही कहा ना मैंने? माफ करना बहन, पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे किसी गरीब घर में नहीं करवाना चाहती, और आपका बेटा तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जबकि मेरी बेटी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। अर्चना बहन, हम गरीब सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करते रह जाते हैं, पर कभी सरकारी नौकरी नहीं कर पाते, इसीलिए जमीन पर रहकर आसमान छूने की ख्वाहिश छोड़ दो। बहन, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, पर मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे गरीब में घर में नहीं करवाने वाली। मेरी बेटी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसकी शादी किसी करोड़पति घर में होगी, जहां वो नौकरी भी करेगी और खुश भी रहेगी। अरे अर्चना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी बेटी की उम्र निकल जाएगी, पर हम कभी उसे करोड़पति घर में नहीं ब्याह पाएंगे। अंकल जी रहने दीजिए, आंटी जी का दिमाग खराब हो गया है। अब हम भी देखते हैं कौन करोड़पति लड़का आपकी बेटी से शादी करता है। चलो माँ, मुझे खुद भी इस लड़के से अब शादी नहीं करनी। इतना बोलकर लड़के वाले वहां से नाराज होकर चले जाते हैं, जिसके बाद निहारिका और विशाल अर्चना को समझाने की कोशिश करते हैं। माँ, ये तुमने क्या किया? अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? निहारिका, तू इतना क्यों सोच रही है? मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसीलिए है ताकि तू गरीब घर में शादी करे और अपने सपनों को भूल जाए। मैंने तुझे इसलिए इतना नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू अपने सपने भूलकर चूल्हा चौका करे, बल्कि मैंने तुझे इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तू शादी के बाद भी आगे बढ़ सके। पर अर्चना, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। हम गरीब भला करोड़पति घर से अपनी बेटी का रिश्ता कैसे कर पाएंगे? कौन करेगा हमारी गरीब बेटी से शादी? इतना बोलकर विशाल अर्चना से नाराज होकर वहां से चला जाता है और अपनी बीवी से नाराज रहता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब निहारिका अपने इंस्टीट्यूट जाती है तो तुम सबके रिजल्ट मेरे हाथों में आ चुके हैं, और हर बार की तरह इस बार भी ट्यूशन में टॉप किया है निहारिका ने। निहारिका, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अगर इसी तरह मेहनत करती रही तो इसी साल तुम सरकारी नौकरी हासिल कर लोगी। अरे वाह निहारिका, तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास हमारी तरह फोन, महंगे लैपटॉप और बुक्स भी नहीं है, और तो और यहाँ तक कि तुम इस इंस्टीट्यूट में अपनी स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ाई कर पा रही हो, फिर भी तुम हमसे कितना अच्छा कर लेती हो। कैसे कर पाती हो इतना सब कुछ? ये सब तो मेरी माँ की वजह से हो पाया है, वही हमेशा मेरे साथ रहती हैं। निहारिका अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद टीचर वहां से चली जाती हैं और सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं, पर तभी सूरज नाम का एक लड़का निहारिका का रास्ता रोक लेता है और कुछ बच्चों के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मैंने सुना है तुम्हारे लिए रिश्ता आया था और तुम्हारी माँ ने ये कहकर उस रिश्ते को ठुकरा दिया। उन्हें तुम्हारी शादी किसी करोड़पति से करवानी है। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। छोड़ दूंगा यार, तुम मुझसे इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जानती हो, मुझसे शादी करोगी तो तुम करोड़पति बन जाओगी। कहाँ तुम जैसी गरीब लड़की और कहाँ मुझ जैसा करोड़पति लड़का। तुम्हारी माँ का सपना भी पूरा हो जाएगा और मुझसे शादी करके तुम्हारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत, अब मेरा रास्ता छोड़ो। अरे यार सूरज, क्यों बेचारी को तू परेशान करता रहता है? जाने देना, वो इंटरेस्टेड नहीं है तुझमें। निहारिका, तुम जाओ। हाँ, मैं भी कोई इसके लिए मरा नहीं जा रहा। पढ़ने में अच्छी है इसलिए इंस्टीट्यूट के सारे अमीर लड़के इस पर फिदा हैं, पर मैं तो इसके भले के लिए कह रहा था। अतुल के कहने पर सूरज उसका रास्ता छोड़ देता है और अतुल निहारिका के साथ बात करते हुए उसे घर छोड़ने जाता है। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, हर बार तुम मेरी मदद करते हो। वैसे उस इंस्टीट्यूट में तुम्हें और मुझे छोड़कर सब अमीर हैं, शायद इसीलिए सब मुझे इतना परेशान करते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये लो, तुम्हारा घर आ गया। अतुल उसे घर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निहारिका के साथ इंस्टीट्यूट के सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देकर आते हैं। निहारिका, यार कितना मुश्किल एग्जाम था ना, मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगी। हाँ यार, मुश्किल तो था, पर अब देखते हैं। निहारिका, तुम डरो मत, अगर तुम पास नहीं हो पाती हो तो भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी सरकारी नौकरी लगे या न लगे, तुम एक करोड़पति की बीवी जरूर बनोगी। शिव, तुम सीधा काम बोलो ना, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? क्यों तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो ऐसी बातें करके? तुम जानते हो ना, मुझे यहाँ किसी भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग करोड़पति हो या रोडपति।
निहारिका की बातें सुनकर शिव चुप हो जाता है और वहां बैठे सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और पीछे बैठा अतुल भी अब सब कुछ देख रहा होता है। कुछ देर बाद सभी बच्चे जब अपने घर जाते हैं तो अतुल निहारिका को उसके घर तक छोड़ने जाता है। तुम ना सिर्फ हमेशा मेरी मदद करते हो बल्कि मुझे घर तक भी छोड़ने आते हो। आज तुम मेरे घर चलो। मैंने जब माँ को तुम्हारे बारे में बताया तो वो भी कह रही थी कि उन्हें तुमसे मिलना है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, चलते हैं तुम्हारे घर आज। अतुल निहारिका के साथ उसके घर जाता है जहां गरीब अर्चना अतुल को पानी वाली चाय और 5 वाला बिस्किट खाने को देती है। माफ करना बेटा, पर हम इतने अमीर नहीं हैं कि तुम्हें कुछ अच्छा खिला सके, इसीलिए आज बस यही दे पा रही हूँ। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी जब मेरी बेटी सरकारी नौकरी करेगी। माँ डरो मत, अतुल भी हमारी ही तरह है, उसे भी ऐसे ही खाने की आदत है ना अतुल। इस तरह अतुल और निहारिका के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब अक्सर अतुल निहारिका के घर आता जाता है और निहारिका के माता पिता से बातें करता। देखते ही देखते रिजल्ट आ जाता है और निहारिका को पता चलता है कि उसने एग्जाम पास कर लिया है। अतुल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैंने एग्जाम पास कर लिया है। बहुत जल्द मेरी जॉब लग जाएगी और मेरी माँ का सपना पूरा हो जाएगा। निहारिका, मैं भी आज बहुत खुश हूँ और तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अतुल, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी होगी। अगर उन्हें तुम पसंद आए तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अपना जवाब सुनाकर निहारिका वहां से चली जाती है और अतुल घर जाकर अपनी माँ से अपने रिश्ते की बात करता है। अरे वाह, मेरे बेटे ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली और तू मुझे अब बता रहा है, और लड़की आईपीएस ऑफिसर बनने वाली है। मेरे घर की बहू एक आईपीएस ऑफिसर हो, मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम जल्दी ही तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे निहारिका के घर। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। पर माँ, हम पहली बार भाभी के घर जा रहे हैं रिश्ता लेकर, हम क्या खाली हाथ जाएंगे? आप 4-5 नौकर को बुला लो और अभी मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलो, मुझे भाभी के लिए बहुत सारी गिफ्ट लेनी है। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं ऐसे नहीं जाने वाली अपनी बहू के घर उसका हाथ मांगने। आखिर वहाँ के आसपास के लोगों को भी तो पता चले कि निहारिका के घर उसका हाथ मांगने के लिए कौन आ रहा है। अब एक ही दिन में शांति सारी तैयारी करती है और अपनी बहू के लिए महंगे महंगे सोने हीरे के गहने खरीदती है और कुछ गिफ्ट पैक करवाती है। अगले दिन अतुल और उसका पूरा परिवार गाड़ी से उतरता है जहां कुछ नौकर गाड़ी से गिफ्ट उतारकर निहारिका के घर में रखवाते हैं और बैंड बाजे वाले खड़े होकर बैंड बाजा बजा रहे होते हैं और नेहा नाचती हुई अपनी भाभी के पास जाती है और विनोद फलों की टोकरी लिए विशाल के पास जाता है और हाथों में शगुन की थाल और गहने लिए शांति अर्चना के पास जाती है। ये सब क्या है? निहारिका ने तो बताया था कि आप लोग हमारी तरह गरीब हैं। हमारा बेटा नहीं चाहता था कि निहारिका को इतनी जल्दी सच्चाई का पता चले, वरना वो हमारे बेटे का भी प्रपोजल को ठुकरा देती। वैसे हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए ही आए हैं। भाई साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी के लिए करोड़पति घर से रिश्ता आया है। जब निहारिका के घर वालों को पता चलता है कि अतुल कोई गरीब नहीं बल्कि करोड़पति है तो वह लोग हैरान हो जाते हैं और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और आसपास के लोग ये देखकर आपस में बातें करते हैं। देखो जरा, इस गरीब के घर करोड़पति घर से रिश्ता आया है। अर्चना बहन के तो सारे सपने ही पूरे हो गए। काश कि मेरी बेटी की भी नसीब ऐसा ही होता, वो भी कोई सरकारी नौकरी करती और उसके लिए कोई करोड़पति घर से रिश्ता आता। आसपास के लोग इसी तरह निहारिका से जलते हैं और बहुत जल्द निहारिका आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और शादी करके एक करोड़पति घर की बहू बनती है। तान्या एक अनाथ लड़की होती है जिसके माँ बाप का उसके बचपन में ही देहांत हो जाता है। तान्या अपने ताऊ और ताई के साथ रहती है जहाँ उसे एक वक्त की रोटी के साथ साथ ताने दिए जाते थे। एक सुबह तान्या सो रही होती है कि तभी उसकी ताई शीला गुस्से में तमतमाते हुए आती है। अरे महारानी, तेरी अब तक सुबह नहीं हुई? जब तक तेरे कानों में आकर सितार न बजाओ ना, तब तक तुझे समझ ही नहीं आता है। अरे घर के काम कौन करेगा? तू तो सोती रहेगी। घर के काम क्या तेरा मरा हुआ बाप करने आएगा? ताई जी, मैं सही समय पर तो उठी हूँ और आप बात बात पर मेरे मरे हुए पिता को क्यों ले आती है? वो जहाँ भी होंगे उन्हें ये देखकर कितना बुरा लग रहा होगा ना। अरे जो मर गया उसको क्या बुरा लगेगा, और अच्छा ही होगा अगर बुरा लगे। तुझे क्यों उनकी पड़ी है? और चल जल्दी से घर के काम कर। तान्या जल्दी से उठकर काम करने लगती है। तभी तान्या के ताऊ सुधीर आते हैं और तान्या से कहते हैं, तान्या बेटी, आज देख मैं तेरे लिए जलेबी लेकर आया हूँ। अभी मैं वॉक से आ रहा था तो देखा गर्मा गर्म जलेबी बिक रही थी, तो मैंने सोचा तेरे लिए लेकर चलूं। तुझे जलेबी बहुत पसंद है ना? ताऊ जी, आप मेरे लिए जलेबी लेकर आए हैं?
आपने मेरी सुबह ही बना दी। पता है, मैं सोच ही रही थी कि मेरे जलेबी खाने का कितना मन क्यों कर रहा है, और आप ले भी आए। तुझे क्या लगता है तू मुझसे कुछ मांगेगी नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? अरे तेरा पिता नहीं हूं तो क्या हुआ, तेरे पिता का तो भाई हूं ना, और मैं अब तेरा पिता ही हूं, इसलिए तू चिंता मत किया कर, मुझे बेझिझक बोल दिया कर। ये ले जलेबी। तान्या जैसी जलेबी खाने लगती है कि तभी शीला गुस्से में आती है और तान्या के हाथ से जलेबी छीन लेती है। महारानी जलेबी खा रही है और घर के काम कौन करेगा? अरे बच्ची है, उसको पहले खाने दो, घर के काम तो फिर भी होते रहेंगे ना। अरे आप तो बस ही कीजिए, एक तो इसके माँ बाप मर गए और इसे हमारे पीछे छोड़ गए, ऊपर से आप इसको जलेबी खिला रहे हो। इसका खर्चा हम उठा रहे हैं, वो क्या कम है? अब इसके नखरे भी हम ही उठाएं। हम कहाँ नखरे उठा रहे हैं, और कभी कभी कुछ कर देने में क्या ही बुराई होती है। आप तो रहने ही दीजिए, बेटी का मोह आ रहा है, भाई का मोह आ रहा है। अरे घर के काम करने दीजिए और ये जलेबी मैं खाऊंगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा मुझसे बहस करने की कोशिश की तो मैं अभी के अभी आपकी इस लाडली बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर सोच लीजिएगा। अभी छत तो है सर पर, बाद में छत भी नहीं रहेगी, फिर मुझे कुछ मत कहना। अपनी पत्नी के ताने सुनने के बाद सुधीर कुछ नहीं कह पाता। ये सब देखकर तान्या को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। काश मेरे माँ बाप भी होते तो मुझे किसी से इतना सुनना नहीं पड़ता। ताऊ जी मेरे लिए कितना भी करने की कोशिश करें, लेकिन ताई जी के आगे वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। भगवान, आपने क्यों मुझे अनाथ बनाया? इस दुनिया में अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता। तान्या हमेशा ही उदास रहती है क्योंकि अनाथ होने की वजह से उसे हर किसी के ताने सुनने को मिलते हैं। एक शाम पड़ोसन तान्या से कहती है, ये क्या है? तू अपना घर का कचरा मेरे घर के आगे कैसे फेंक जाती है? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये किसी और का है। हाँ, मुझे पागल बना रही है ना? किसी और का कैसे हो सकता है? तू ही है, रुक मैं तुझे बताती हूँ। राधिका तान्या को मारने लगती है, तभी वहां शीला आती है। अरे क्या हुआ, क्यों मार रही है तान्या को? तुम तो इसे कुछ समझती नहीं हो। अरे अपना घर साफ करने के बाद कूड़ा कचरा मेरे घर के बाहर फेंक देती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर तो 2-4 और थप्पड़ मेरी तरफ से भी लगाना। पता नहीं खुद को क्या समझती है। ताई जी आप तो मेरी बात का यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। कुछ दिनों बाद सुधीर तान्या के लिए एक रिश्ता बताता है। इतना अच्छा रिश्ता, और वो भी इस अनाथ के लिए? नहीं नहीं, ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। तुमने अब शादी के लिए मना किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी उस बेचारी बच्ची ने कितना कुछ झेला है। अरे अब शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, तो उससे भी तुम्हें दिक्कत है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ और ये शादी भी नहीं होगी। ठीक है, अगर इस शादी के लिए तुम मना कर रही हो तो मैं अपनी बच्ची की शादी कहीं और जाकर करवाऊंगा, और उसके बाद मैं घर में कभी नहीं आऊंगा। सुधीर की जिद के आगे शीला की चल नहीं पाती और तान्या की शादी मयंक नाम के लड़के से हो जाती है। तान्या शादी के बाद अपने ससुराल आती है, जहां तान्या की सास रमा उससे कहती है, बहू ये तेरा ससुराल है, ये तेरी छोटी ननंद प्रिया। हेलो भाभी। ये तेरी बड़ी ननंद। हेलो भाभी, कैसे हो आप? ये तेरे देवरी, ये तेरे ससुर, और सब लोगों से तू धीरे धीरे मिल लेना। अभी तो बहुत थक गई होगी ना? नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे सबसे मिलवा दीजिए ना। माँ भाभी थकी हुई सी लग रही है, भाभी को भी आराम करना होगा, मैं उन्हें कमरे में लेकर जाती हूँ। तान्या एक ऐसे परिवार से आई थी जहां उसे हर वक्त सुनने को मिला था, इसलिए वो अभी डरी हुई थी। भगवान, मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई गलती मत करवाना कि सब लोग मुझसे परेशान हो जाए। वैसे भी आपने हर किसी को मुझसे दूर ही कर दिया। तान्या सुबह देर से उठती है और सामने अपनी सास को देखकर काफी घबरा जाती है। माँ जी माफ करना, पता नहीं कैसी आंख नहीं खुली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शादी के पहले ही दिन मैं इतनी लेट उठी, माफ कर दो माँ जी। मैं अभी सबके लिए खाना बनाती हूँ और फिर घर की सफाई करती हूँ। अरे बहू, इतनी माफी क्यों मांग रही है और इतनी डर क्यों गई? मैं तो तुझे यही कहने आई थी कि थकान ज्यादा हो रही है तो मैं तेरा सर दबा देती हूँ। वैसे भी शादी ब्याह में हर कोई थक जाता है, तो कोई अनोखी थोड़ी ना है। इसका मतलब आप मुझे डांटने नहीं आई हो? बिल्कुल भी नहीं, इसमें डांटने वाली क्या बात है? जहाँ मेरा बेटा इतनी देर तक सो सकता है तो मेरी बहू क्यों नहीं? तभी कमरे में तान्या की दोनों नंद हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती हैं। ये लीजिए भाभी, आपके लिए चाय नाश्ता। अरे आप क्यों लाई? मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। भाभी प्लीज चिल करिए। अरे हम नहीं करेंगे आपके लिए तो कौन करेगा। ये लीजिए आप चाय नाश्ता कीजिए, और आज हम सब लोग पिकनिक पर जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप भी तैयार हो जाना।
मुंह दिखाई की रस्म और पहली रसोई की रस्म तो सब करते हैं, लेकिन आपको स्पेशल फील करवाने के लिए हम पिकनिक पर जाएंगे। मैं भी आप लोगों के साथ पिकनिक पर जाऊंगी। बिल्कुल, तुम भी जाओगी। अरे तुम इस परिवार का हिस्सा हो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? एक अनाथ लड़की को इतना भरा पूरा खुशहाल ससुराल मिल गया। भगवान, इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था जितना आपने मुझे दे दिया। मैं इतना कुछ कैसे संभालूंगी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? और अगर ये सपना है तो मुझे नींद से कभी मत उठाना। कुछ दिनों बाद तान्या सफाई कर रही होती है कि तभी उसे एक काफी महंगा फूलदान टूट जाता है। हे भगवान, इतने दिन से सबने मुझसे प्यार से बर्ताव किया, लेकिन मैं ही किसी के प्यार के लायक नहीं। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ये तो इतना महंगा फूलदान था और मैंने इसे तोड़ दिया। अब क्या होगा? अब तो सब लोग मुझसे नफरत करेंगे। तान्या वहीं पर रोने लगती है। तभी तान्या के ससुर महेश आते हैं। क्या हुआ बहू, तू इतना रो क्यों रही है? माफ कर दो ससुर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलती से ये फूलदान तोड़ दिया। इतना महंगा था। मुझे घर से मत निकालिएगा प्लीज। अब मेरा आप लोगों के सिवा और कोई नहीं है। मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? बहू शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। और ये बताओ, तुम्हें घर से कौन निकाल रहा है? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। और तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं। इस फूलदान के पीछे तुम अपने आंसू क्यों गिरा रही हो? ससुर जी, आप गुस्सा नहीं हो? मैंने तो इतना महंगा और कीमती फूलदान तोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। अरे बहू, तुमसे गलती हुई है, वो तो मुझसे भी हो जाती, किसी और से भी हो जाती। आन ही नहीं है उस चीज के टूट जाने का, मैं दुख क्यों मनाऊं? और हाँ बहू, तू छोटी छोटी बातों के लिए डरा मत करो। और ये सब तुम्हारा ही है। तुम तो जानबूझकर भी तोड़फोड़ कर दो ना, तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे। तान्या अपने खुशहाल ससुराल को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुधीर तान्या से मिलने उसके ससुराल आता है। ताऊ जी, मैं अनाथ हूँ। मुझे कभी इतनी खुशी मिली ही नहीं। माँ बाबा के जाने के बाद इतना कुछ देखा है, लेकिन आपने मेरे लिए इतना अच्छा और खुशहाल ससुराल देखा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। बहू, बस और रोना नहीं। तुमने अपने मायके में जो देखना था वो सब देख लिया। अब तुम कभी मत रोना। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी बच्ची के लिए इतना अच्छा ससुराल देखा कि वहां उसे इतनी खुशी मिली कि वो अपने अपने अनाथ होने का वजूद ही भूल गई। हमारी बहू अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप और उसका पूरा परिवार हम हैं। तान्या अनाथ मायके की बेटी अब बड़े खुशहाल ससुराल में अपने पुराने सारे गम भूल जाती है और खुशी खुशी ससुराल में रहती है।